नमस्ते आप सभी को। स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, हम लोगों ने पिछले क्लास में मौलिक अधिकार के पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर बात कर लिए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक मौलिक अधिकार के ऊपर चर्चा किए हैं। आज की क्लास भी हम लोग का मौलिक अधिकार की ही होने वाला है, जो आपका ये क्लास पार्ट 3 की होने वाली है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, मौलिक अधिकार से आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी का यह एक चैप्टर है, तो आज इसके ऊपर हम लोग पार्ट 3 के ऊपर बात करेंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, आज की क्लास को शुरू किया जाता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 होगा। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नोट में कुछ बातें दी गई हैं, आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 में निम्न स्वतंत्रताएं हैं। आपने जाना कि अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के ऊपर बात की गई है, तो आप मतलब कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं इसको भी जान लीजिए। तो पहला तो है कि शुद्ध जल पीने की स्वतंत्रता। आप यदि शुद्ध जल नहीं पीते हैं तो फिर आपकी मृत्यु हो सकती है, बीमारी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। तो आपको शुद्ध जल पीने की स्वतंत्रता है, ताकि आपकी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन न हो। साथ ही दूसरी बात को देखिए, पोषण युक्त भोजन की स्वतंत्रता है। तीसरा में है इच्छा अनुसार कपड़े पहनने की स्वतंत्रता। जी हाँ, बिल्कुल, अनुच्छेद 21 से आपको इच्छा अनुसार कपड़ा पहनने की भी स्वतंत्रता है। साथ ही आपको 4 नंबर है कि इच्छा अनुसार शादी करने की भी स्वतंत्रता। इच्छा अनुसार आप शादी भी कर सकते हैं। साथ ही 5वां है फोन टेपिंग पर प्रतिबंध, और 6ठा है हथकड़ी पर प्रतिबंध। यानी कि ये जो 6 बातें दी गई हैं ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 21 में निम्न में से कौन से स्वतंत्रता नहीं दी गई है, और आपको इसमें से कुछ दे देंगे और एक ऑर्डर दे देगा, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा सही उत्तर। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में ही आपको निजता का अधिकार दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि शुद्ध पर्यावरण की स्वतंत्रता, विदेश यात्रा करने की स्वतंत्रता, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, इन तीनों का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। शुद्ध पर्यावरण की स्वतंत्रता, विदेश यात्रा करने की स्वतंत्रता, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा। तो बताइए यहाँ पे जल्दी से कौन सा होगा सही उत्तर। दोस्तों, ये विदेश यात्रा करने की स्वतंत्रता भी मेनका गांधी जो केस था उसी में ये आपको दिया गया था। साथ ही यह विशाखा जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न है, यह तो विशाखा बनाम राजस्थान केस में इस बात का उल्लेख किया गया था कि मतलब इसको भी आर्टिकल 21 में जोड़ा जाए। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। ठीक है दोस्तों, आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41A, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51A। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। बताइए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो दोस्तों आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, आर्टिकल 21A। ठीक है, नोट में कुछ बातें दी गई हैं, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। आपसे पूछा जाएगा कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? तो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था। ठीक है, नोट में दूसरी बात है आपका यहाँ पे दिया गया है कि अनुच्छेद 22(1) के अनुसार, यहाँ पे अनुच्छेद 22(1) की बात की जा रही है। 22(1) के अनुसार व्यक्ति को अपने गिरफ्तारी के कारणों को जानने की स्वतंत्रता है। यानी पुलिस द्वारा आपको कभी गिरफ्तार की जाती है तो गिरफ्तारी के जो कारण होते हैं वो व्यक्ति को जानने का पूरा अधिकार है। यह बात आपको आर्टिकल 22 फर्स्ट यानी 22(1) ये आपको क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। ठीक है दोस्तों, तो 22(1) के अनुसार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने की स्वतंत्रता है। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 22(2) के अनुसार, जो 22(2) है उसके अनुसार व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना जरूरी है। ठीक है ना दोस्तों, 22(2) के अनुसार व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना जरूरी है। यह बात अनुच्छेद 22(2) कहता है। आप देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश किया ही जाता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 22(3) की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 22(3) के अनुसार व्यक्ति अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से 22(1), 22(2), 22(3) के ऊपर हम लोगों ने बात किया और 22(3) कह रहा है कि व्यक्ति अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है। ये स्वतंत्रता 22(3) के तहत दी गई है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 को समझते हैं। बलात् श्रम निषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? बलात् श्रम निषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों बलात् श्रम निषेध का आप अर्थ समझते हैं? नहीं समझते हैं तो ध्यान दीजिएगा। बलात् श्रम निषेध का मतलब बलपूर्वक, मतलब यहाँ पे बलात् श्रम के बारे में बता दूं, बलात् श्रम की तो बलपूर्वक काम करवाना। ठीक है, बलात् श्रम का मतलब यही हुआ, बलपूर्वक काम करवाना। ठीक है, तो ये जो आपको बताया गया है कि बलात् श्रम निषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा राइट होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, आर्टिकल 23। ठीक है ना, आर्टिकल 23 में ये उल्लेख किया गया है। नोट में आपसे कुछ बातें दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 23 में यहाँ पे किया हो गया है, लेकिन आप में कर लीजिएगा। अनुच्छेद 23 में निम्नलिखित बातें हैं। 1 नंबर देखिए, किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, दूसरे बात को, व्यक्ति से बिना मजदूरी दिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता है। तीसरा है, मानव के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत ये निम्नलिखित बातें दी गई हैं। आप इसको देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता, मतलब किसी भी व्यक्ति को आप धमकी देकर या फिर बलपूर्वक कोई भी काम नहीं करवा सकते। साथ ही दूसरा है कि व्यक्ति से बिना मजदूरी दिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवा सकते हैं। मतलब आप सोचे कि मैं किसी को पकड़ के उसे डरा कर मैं कोई काम करवा लूँ, तो ये उसका अनुच्छेद 23, उस व्यक्ति का अनुच्छेद 23 उल्लंघन होता है, वो आपके खिलाफ न्यायालय में जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 है कि बाल श्रम निषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 47, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 30 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 24। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? बाल श्रम निषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो यहाँ पे भी आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद
24। ठीक है, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध का उल्लेख किया गया है। बाल श्रम निषेध के अंतर्गत आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहला बात है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से खतरनाक कल कारखानों में कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, दूसरी बात को ध्यान रखिएगा, बाल श्रम करवाने पर बालक के अभिभावकों, कार्य करने वालों, मतलब दोनों को ही दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तो सबसे पहले कि बाल श्रम निषेध का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 24 में है। साथ ही नोट में आपको बात याद रखना है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक जो कल कारखाने हैं उसमें काम नहीं करवाना है। और यदि काम करवाए जाते हैं तो उसके चलते आपको क्या होगा, जो बालक के अभिभावक हैं उनको भी दंडित किया जाएगा, साथ में जो काम करवाएगा उसको भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 को समझते हैं। धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता और धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 30 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता और धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको ये सब जानना चाहिए। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका सही उत्तर आपका प्रश्न का जो 7 है उसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आर्टिकल 25। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 25 में धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता और धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। आगे के प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार सिख धर्म के लोगों को कटार धारण करने की स्वतंत्रता और जैन धर्म के लोगों को संतारा प्रथा पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 27, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 31। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? किस अनुच्छेद के अनुसार सिख धर्म के लोगों को कटार धारण करने की स्वतंत्रता और जैन धर्म के लोगों को संतारा प्रथा के पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है? तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? इसके ऊपर वाले प्रश्न को यदि आप सही से समझे होंगे तो इसका भी आप राइट जवाब दे सकते हैं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? हालांकि मैं बता दूं यहाँ पे सही उत्तर आपका आर्टिकल 25 होगा, अनुच्छेद 25 होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जो आप देख सकते हैं कि जो सिख धर्म के लोग हैं वो हमेशा कटार धारण किए हुए रहते हैं। और वैसे भी 19(2) के तहत, किसके तहत? 19(2) के तहत सभा का आयोजन की स्वतंत्रता है कि शांतिपूर्वक आप सभा का आयोजन कर सकते हैं किसी भी हथियार के बिना। लेकिन अनुच्छेद 19(2) के उसी के मतलब आर्टिकल 25 के ही तहत जो सिख धर्म के लोग हैं उन्हें कटार धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि वो कटार धारण करके सभा का आयोजन कर सकते हैं, इसमें उनको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है कि किस अनुच्छेद के तहत केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? किस अनुच्छेद के तहत केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई? तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आर्टिकल 25। और यह जो केस आई थी दोस्तों ये इंडियन यंग लायर्स के बीच आई थी। ठीक है, तो केरल का जो सबरीमाला मंदिर है वो फेमस, वो भगवान अयप्पा का मंदिर है। किस भगवान का? भगवान अयप्पा का मंदिर। वहाँ पे पहले महिलाओं की प्रवेश की जो अनुमति थी वो नहीं दी गई थी, लेकिन आर्टिकल 25 के तहत वहाँ अनुमति दे दी गई। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। नोट में कुछ बातें दी गई हैं। हाँ, मैंने अभी बताया आपको, वही बात लिखा भी हुआ है। सन 2018 में इंडियन यंग लायर्स बनाम भारत संघ मामला में अनुच्छेद 25 के तहत ही केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई। समझ गए दोस्तों, यह मामला जो है वो सन 2018 का है।
इंडियन यंग लायर्स बनाम भारत संघ मामला। सही समझ गए आप दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऐसे ऐसे बातों को। प्रश्न संख्या 10 हमारा आ चुका है सामने। किस अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकता है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। किस अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकता है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 27 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 28। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। किस आर्टिकल के अनुसार व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाओं का गठन कर सकता है? तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका सही उत्तर आर्टिकल 26 होगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 26 में यह प्रावधान दिया गया है। नोट में कुछ बातें दी गई हैं, नोट में यह बात दी गई है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 26 के अनुसार व्यक्ति जो है वह धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने के लिए अपने धर्म के लोगों से जंगम या चंदा वसूल कर सकता है। यानी कि कोई मंदिर बनाना हो, मस्जिद बनाना हो या फिर गुरुद्वारा चर्च बनाना हो, मतलब किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म से संबंधित गठन करना है, मतलब धार्मिक जो स्थल होते हैं उसका गठन करना है, प्रबंध करना है, तो वो अपने धर्म के लोगों से, ध्यान से सुनिएगा, वो अपने धर्म के लोगों से चंदा या फिर जंगम वसूल कर सकता है। यह अनुच्छेद 26 के तहत बोली गई है बात। ठीक है, यह संविधान के अनुच्छेद 26 में लिखा गया है। आगे समझते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, धार्मिक कर निषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 27, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30। बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। धार्मिक कर निषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 27। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 27 के तहत धार्मिक कर निषेध का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, प्रश्न संख्या 12 है, धार्मिक शिक्षा निषेध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 27, ऑप्शन बी अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। धार्मिक शिक्षा निषेध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों धार्मिक शिक्षा निषेध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है बताइए। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आर्टिकल 28। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा निषेध की उल्लेख की गई है। आगे समझते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे संविधान के जनक या फिर पिता के रूप में जाना जाता है, उन्होंने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा, आर्टिकल 32 बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 32 ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, किस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यक अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। किस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यक अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है? तो दोस्तों बताइए कौन सा होगा। आप देख सकते हैं, जैसे इस्लाम में आपकी मदरसा की स्थापना होती है, और यहाँ पे अल्पसंख्यक, सबसे पहले तो अल्पसंख्यक सुन के आप सोचेंगे कि अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते कौन है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ना कि किस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यक जो है वो अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अल्पसंख्यक में हिंदू को छोड़कर
हम लोग हिंदू को छोड़कर जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, क्रिश्चियंस हो, ये 6 जो है वो अल्पसंख्यक में शामिल है और इनको अल्पसंख्यक के अंतर्गत रखा गया है हिंदू को छोड़कर। ठीक है, हिंदू को छोड़कर ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। तो ये लोग जो है अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए धार्मिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि मुस्लिम लोग मदरसा की स्थापना करते हैं, आप देखे ही हैं। तो फिर यहाँ पे राइट आंसर आपका अनुच्छेद 30 होगा। अनुच्छेद 30 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 30। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे समझते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, मौलिक अधिकारों की उल्लंघन होने पर रिटें जारी करने का अधिकार है। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी दोनों को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। मौलिक अधिकारों की उल्लंघन होने पर रिटें जारी करने का अधिकार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी रिटें जारी करने का अधिकार है, जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तब। आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है नोट में कुछ बातें, इसको भी ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। वो हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रिटें जारी करता है। यानी ये 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट 6 प्रकार की, यानी कि ये जो इसका 5 और इसका 5 तो समान होता है। जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है 5, वही 5 यही जारी करता है, लेकिन एक जो अधिक है उसमें आपका आता है इंजंक्शन, और यह इंजंक्शन जो है वो केवल हाई कोर्ट ही जारी करता है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन केवल हाई कोर्ट जारी करता है, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ये जो ऑप्शन नहीं, यहाँ पे इंजंक्शन लिखा हुआ है, ये लगाना है आपको। इंजंक्शंस केवल हाई कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों। मौलिक अधिकार में देखिए, मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चले जाते हैं, वो दोनों उसका रक्षा करते हैं मौलिक अधिकार के। लेकिन यहाँ पे मौलिक अधिकार में यदि परिवर्तन करने की बात की जाए तो परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, संसद। ठीक है, संसद में मौलिक अधिकार को परिवर्तन करने की शक्ति है। इसके आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है नोट में। देखिए नोट में कुछ बातें दी गई हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। वैसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, यानी मौलिक अधिकार 12 से 35 और 12 से 35 के बीच में इतने मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो केवल भारतीयों को प्राप्त है, वो ध्यान रखिएगा। 15, 16 यानी कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, यानी कि 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29, 19, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बाकी इसके अलावा 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा जितने भी मौलिक अधिकार है वो सब क्या विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ये बात आपसे पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मौलिक अधिकार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के ऊपर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे आ जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से आकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसी तरह पढ़ते रहिए। एक्सीलेंट गाइड की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।